Assalamualaikum everyone. I hope you all having a great weekend. Welcome back to Travel Python to Machine Learning Bootcamp. Today we'll be discussing graphing in Python, and you have made it to day 14, only 6 days to go. Today we will be discussing it will be the last day on discussion on statistical libraries in Python with our amazing speaker, Mr. Sad. So if Mr. Sad is here, you may take the floor now. अस्सलाम वालेकुम। हमने कल जो मैटप्लॉटलिब सीखना शुरू किया था हमने उसका बेसिकली बार प्लॉट तक पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने बार प्लॉट तक पढ़ लिया था। आज हमने उससे आगे पढ़ना। मैंने आपको कल बोला था कि हम इसी का पाई चार्ट भी बना सकते हैं, तो हमने फिगर बना ली भी है, हमें फिगर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करके एक्सिस के ऊपर ही एक बना सकते हैं पाई प्लॉट। सही है, तो आप बार की जगह लिखोगे यहाँ पे पाई, तो आपके पास एक पाई प्लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था लेबल्स अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे इसको लेबल्स देने पड़ेंगे। सही है, तो इस तरह से आप दे सकते हो। पॉपुलैरिटी को लेबल देना चाहो तो उसको लेबल दे सकते हो। अगर आप चाहो कि आप लैंग्वेजेस को आपने लेबल देना है, पॉपुलैरिटी को आपने एक्स पे रखना है जितनी पॉपुलैरिटी है, तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है, तो हम लेबल्स दे लेते हैं लैंग्वेजेस को। हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या था, लैंग्स, तो हम यहाँ पे लेबल्स को लैंग्स देते हैं। और हम यहाँ पे इसकी बेसिकली वैल्यू दे सकते हैं कि हमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसे रखना है। सही है, तो ऑटो पीसीटी की वेरिएबल होता है। सही है, ये आप इस दे के आप बता सकते हो कि हमने उसको कितना वेरिएबल तक रखना है। तो हम यहाँ पे डबल एक्स का ये हैश परसेंटेज साइन डालते हैं और बताते हैं हमने कहाँ तक ले जाना। तो हमने कहना है कि हमने 2 बेसिकली इसकी रखनी है, डेसिमल प्रिसीजन 2f तक रहेगी। तो अगर आप इसको रन करो तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक नहीं 2 आएंगे, तो ये बेसिकली 2 सिंटैक्स है। तो आपको पाई प्लॉट शो नहीं हुआ, आई थिंक pld डॉट शो करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ तो गया है पाई प्लॉट, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैप प्लॉट लिप डॉट पैचेस डॉट बैच, तो इस तरह करके बेसिकली इसको ड्रॉ कर रहा है और हर चीज़ पे टेक्स्ट लिख रहा है। आप देख सकते हो गोलैंग, उसके बाद आप C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको विजुअलाइज भी करते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि आप क्या करो, इसी को कॉपी कर लो। सही है, नई फिगर बनाते हैं। तो pld डॉट फिगर में अपने एक्सिस को ऐड किया। अभी जो एक्सिस ऐड करना है ना, ये 0010 ऐसा आपने परेशान नहीं होना। इसका जो मतलब है ना, वो बेसिकली ये है कि मतलब लेफ्ट टॉप यानी कि 0 बिल्कुल स्टार्टिंग, और उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो बॉटम का। सही है, तो आप कह सकते हो कि ये टॉप बॉटम है। सही है, तो ये बेसिकली 0 शुरू स्टार्ट होगा और 0 टॉप बॉटम का मतलब है कि लास्ट तक जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हो इसकी विड्थ और हाइट। तो विड्थ और हाइट वो 1 का मतलब है कि टोटल जितनी विड्थ जितनी हाइट है आपके उस पूरे बॉक्स की वो ये लेगा। तो ये 0 से लेके 1 के दरमियान में इनकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये आप देके चेक कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जो चेंज करनी है, हमने यहाँ पे pld डॉट फिगर, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एक्सिस को इक्वल करना है। सही है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्सिस डॉट एक्सिस। सही है, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि ये वाले एक्सिस का एक्सिस लेगा और उन एक्सिस को ये इक्वल कर देगा। इक्वल करने से हमें बेसिकली ऑटोमेटिकली जो एक्सिस हैं वो एक्स और वाई ऑटोमेटिकली इक्वल शो होंगे। तो लैंग्स हमारे पास लैंग्वेजेस हैं और पॉपुलैरिटी हमारे पास पॉपुलैरिटी है। और हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सिस डॉट पाई। तो पाई के अंदर आपके पास सबसे पहली चीज़ आएगी जो आपकी पॉपुलैरिटी है, तो यहाँ पे आप पॉपुलैरिटी दे सकते हो। उसके बाद आपने देना है लेबल्स को, तो लेबल्स इक्वल टू लैंग्स। तो ये बेसिकली आपके पास लैंग्वेजेस हैं और वही चीज़ जो आपने ऊपर कॉपी की थी ऑटो पीसीटी, तो ये ऑटो प्रिसीजन इसे हम कहते हैं। तो ये आपने सेट की कि मुझे 1.2 की चाहिए, आपने बोला pld डॉट शो। ये देखो आपके पास एक पाई प्लॉट आ गया जिसमें सार लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस हैं और उनके रिस्पेक्ट में उनका जितना भी लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली इस तरह से पाई प्लॉट बनाते हो। सही है, इसके बाद हम इसका स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हैं अगर आप चाहो तो।
मतलब आप लैंग्वेजेस को रख सकते हो एक्स एक्सिस पे और उनकी पॉपुलैरिटी को रख सकते हो वाई एक्सिस पे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पर लिखो PLT डॉट स्कैटर, तो स्कैटर करके आपने यहाँ पर एक्स और वाई देना होता है कि आपने एक्स पे क्या रखना है। तो मैं कहता हूँ मैंने एक्स पे लैंग्वेजेस को रखना है और वाई पे मैंने पॉपुलैरिटी को रखना है। सही है, तो मैं बोलता हूँ PLT डॉट शो। तो ये देखो, ये मेरे पास एक स्कैटर प्लॉट आ गया हर लैंग्वेज का जहाँ जहाँ पे उसकी परसेंटेज है। तो ये इसे हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट। सही है, तो ये बेसिकली एक स्कैटर प्लॉट। अब मैं आपको एक छोटी सी रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाता हूँ। हम साइकिट लर्न लाइब्रेरी SQLearn के अंदर ना डेटा सेट्स बिल्ट इन काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, आपको उन्होंने बेसिकली सिखाने के लिए डमी डेटा सेट्स दिए हुए हैं। तो ये वैसे एक रियल वर्ल्ड का है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बिगिनर्स जब भी सीखते हैं ना, तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोड आयरिस, तो आयरिस डेटा सेट है बेसिकली सैम्पल्स और पेटल्स का। सही है, तो इसमें सैपल लेंथ होती है और सैपल की विड्थ होती है, फ्लावर्स का डेटा सेट है ये। तो sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट लोड आयरिस, ये आयरिस को लोड करेगा, तो हम इस फंक्शन को आयरिस का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सही है, तो ये लोड आयरिस और ये हमारे पास बेसिकली अब हमारे इसके फीचर्स चाहिए। तो फीचर्स जो है ना इसके, वो बेसिकली आपके पास जो आयरिस का डेटा है ना, उसका अगर आप आयरिस जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट, इसके अंदर जो डेटा है उसका ट्रांसपोज लो, तो आपके पास फीचर्स आ जाएंगे सारे के सारे। ये मुझे पहले से पता है क्योंकि ये मैंने इस पर किया। ये आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। सही है, ये कैसे फीचर्स निकालते हैं और कैसे वेरिएबल्स निकालते हैं। अच्छा, तो स्कैटर प्लॉट हमने बनाना है, तो स्कैटर प्लॉट बड़े मज़े का बनेगा, ये दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपने एक्स देना है। तो हम उसे कहते हैं कि हम फीचर्स जो है ना, फीचर्स का 0th इंडेक्स दे रहे हैं। इसका मतलब फीचर का जो कॉलम है वो सारे के सारे हम दे रहे हैं स्कैटर के अंदर, और जो फीचर्स की वैल्यूज़ हैं वो हम उसके बाद दे रहे हैं। इसमें फीचर्स 1 है, आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो अगर आप चाहो तो। मेरे पास आपको डेटा सेट खोल के दिखाने का भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं ये पूरा आपको दिखा नहीं रहा। इसके बाद आप अल्फ़ा दे सकते हो। अल्फ़ा का मतलब होता है, अगर आप किसी भी चीज़ में अल्फ़ा दोगे ना, किसी भी इस तरह अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मतलब होता है कि आपने क्या इंटेंसिटी रखनी है आपके इस लेबल की। मतलब ये डार्क ब्लू है ना, आप अगर अल्फ़ा 0.2 कर देते ऊपर आके, तो ये लाइट ब्लू हो जाते हैं। अभी आपको मैं कलर चेंज करना भी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो आप देखना। उसके बाद आप देते हो एस, मतलब आपका फीचर साइज़ कितना बड़ा, मतलब आपने कितना स्केलेबल करना है इसको। सही है, तो हम इसे कहते हैं कि हम इसको देते हैं एस को, हम रखते हैं 100 मल्टीप्लाई जो फीचर्स हैं आपके टोटल, उसको जो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये आपके लिए भी सीखना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें मशीन लर्निंग का पार्ट है कि ये फीचर 3 का क्या मतलब है। सही है, अगर मैं आपको वो बताऊंगा तो हमारा मेन काम रह जाएगा। तो सी जो है वो आपका सी मैप है, जो कि डेटा टोटल का टोटल पूरा, तो वो हमारे पास आयरिस डॉट टारगेट है, यानी कि जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है ना, तो वो टारगेट है हमारा आयरिस डॉट टारगेट, वो हम स्ट्रीम। और फिर आपने देना होता है कलर मैप, सी मैप का मतलब कलर मैप। और ये आपके पास काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मशहूर है उसका नाम है वेरिडिस। सही है, तो ये वेरिडिस आप सी मैप दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक ग्राफ स्कैटर प्लॉट बनाएगा, जिसका एक्स एक्सिस आपके फीचर्स का 0th इंडेक्स होगा, और वाई एक्सिस अगर मैं आपको सिर्फ इतना रन करके दिखाऊं और हम फीचर्स को प्रिंट करें, तो आपको यहाँ पे एक डेटा फ्रेम एक अरे शो होगी। ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक अरे है और इस तरह इसके टारगेट्स भी हैं। तो आप बेसिकली एक अरे को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कि हर लाइब्रेरी का जो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर है वो एक नमपाई की अरे है, तो ये भी एक नमपाई अरे बन रही है। सही है, तो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल अरे, यानी कि 2D अरे, आपको 2 ब्रैकेट से पता चल रहा है यहाँ पे। तो ये आपने क्या किया, फीचर्स का जो 0th इंडेक्स है, मतलब आपने क्या, ये फीचर्स की अरे है, इसका जो ये वाला पार्ट है ये, उसके बाद ये उसके आगे वैल्यूज़ हैं, ये वाला पार्ट, मतलब ये सारा आपने इनपुट लिया और आपने उसको अल्फ़ा दिया, यानी कि इंटेंसिटी कितनी रखनी है। फिर आपने एस दिया, यानी कि जो आपका फीचर स्केल, कितना आप स्केल करना चाहते हो फीचर को। सही है, तो वो आपने बोला कि फीचर की जो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है वो आप करो। अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ प्रिंट करके, फीचर्स का 0th इंडेक्स है, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगी पहली अरे। सही है, इस तरह जो फीचर्स का थर्ड इंडेक्स है वो आपको, ये बेसिकली सिर्फ ये है कि हर एक एक फीचर को ना ये अलग अलग कलर में मज़ेदार सा करके बना कर दिखाएगा। अभी देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो PLT डॉट एक्स लेबल, ये आपने पहले ऊपर देख लिया। एक्स लेबल का मतलब है अगर आपने एक्स लेबल को देना है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें भाई आयरिस के डेटा सेट में सिर्फ फीचर का नाम है ना वो चाहिए। सही है, तो फीचर नेम यहाँ पे एक होगा, फीचर नेम्स, एक मिनट रुको ज़रा, फीचर और इसके बाद आपके पास फीचर नेम्स। सही है, तो फीचर नेम्स के अंदर जो आपके पास 0th इंडेक्स पे पड़ा है ना, वो आपका एक्स लेबल है, और सिमिलरली जो 1th इंडेक्स पे पड़ा है वो आपका वाई लेबल है। और जब आप इसको करोगे तो आपके पास ये देखो इस तरह करके आ रहा है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था ना कि हम बेसिकली 2 फीचर्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लेंथ मिल रही है, यहाँ पे आपको उसकी
विड्थ मिल रही है। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और आपको मैंने बताया था कि हम 3 कलर्स में कर रहे हैं, तो बेसिकली हम देख सकते हो कि येलो कलर है, एक लाइट सा ब्लूइश कलर है और एक पर्पलिश कलर है। और इसका कलर इतना धीमा है क्योंकि अल्फा 0.2 है। मैं इसको अगर 0.8 कर दूं तो आप देखो कितना डार्क हो गया है। सही है। तो बेसिकली इस तरह से आप बड़े इंटरेस्टिंग प्लॉट्स बना सकते हो मैटप्लॉटलिब के साथ, जो आपको अलाउ करता है। इसके अलावा अगर आप चाहो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना, वो बना सकते हो। सही, वो आपके असाइनमेंट्स में आपको आएंगे, तब आप बनाना। इसके अलावा आपको बेसिक मैटप्लॉटलिब्स की मैंने टाइटल का बता दिया था, एक्स लेवल वाई लेवल बता दिया था। आपको बेसिक प्लॉट करना। अब आपको बताता हूँ कि सब प्लॉट क्या होता है। तो मैटप्लॉटलिब में ना एक सब प्लॉट का फंक्शन है। सब प्लॉट क्या करता है कि आप उसको बताते हो कि आपने कितने प्लॉट्स बनाने हैं। मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। तो ये बेसिकली आपसे सब प्लॉट मांगता है। सही है। तो सब प्लॉट में क्या होता है, आप यहाँ पे सिंटेक्स करिए कि पी एल टी डॉट सब प्लॉट आप लिखते हो। सही है। और यहाँ पे आप डिफाइन करते हो रो कॉलम और कितने बनाने हैं। सही होगा। तो मैं कहता हूँ कि एक रो रखनी है, 2 कॉलम रखने हैं। सही है। और एक इटरेशन, मतलब एक इटरेशन का ग्राफ बनाना है मैंने। तो ये एक रो में 2 ग्राफ बनाएगा, मतलब एक रो होगी उसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे, यानी कि ऐसे ऐसे करके 2 ग्राफ बनेंगे। आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे। हम ना यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं एक्स और वाई को भी फिलहाल, कि हम एक्स और वाई को कहते हैं कि चलो मैं आपको बताता हूँ एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, यानी कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक होगा। तो ये बेसिकली एक लीनियर फंक्शन होगा। इसमें देखना आप numpy भी इस्तेमाल होगा। तो इम्पोर्ट numpy एज np, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू numpy डॉट लिन स्पेस। लिन स्पेस क्या करता है, लीनियरली सेपरेट डिजिट्स देगा आपको। 0 से लेके हम कहते हैं हमें 5 तक चाहिए और 11 सेपरेट होना चाहिए। कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर कर दो, बेसिकली एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, सिंपल सी बात। सही है। तो x आपके पास कोई भी नंबर है और y उसका एक्चुअली में स्क्वायर है। तो ये बेसिकली एक लीनियर कर्व बनेगी ऊपर की तरफ को, अगर आपने ग्राफिंग पढ़ी हो। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 प्लॉट हम बनाएंगे, एक ग्रीन कलर का होगा, एक रेड कलर का होगा, ताकि आपको कलर्स का भी समझ आ जाए कि कलर्स कैसे लेते हैं इसमें। सही है। और हम क्या करेंगे, रेड वाला नॉर्मल बनाएंगे, एक लाइन सी बनाएंगे, और जो ग्रीन वाला होगा ना उसको हम मज़ेदार करके, मतलब उसका वो करेंगे, वो जो क्या होता है स्टार्स की फॉर्म में उसको बनाएंगे। स्टार्स की फॉर्म में ये कि आप जो एक सिंपल सी लाइन है ना उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी भी और चीज़ के साथ। तो हम एक डॉटेड लाइन से बनाते हैं और एक स्टार से बनाते हैं। देखना ज़रा, एक रो में 2 कॉलम बनेंगे, पी एल टी डॉट प्लॉट। तो पहला बना रहा हूँ मैं अब, ये सबसे पहला है। तो एक्स और वाई का ग्राफ, और मैंने बोला कि मुझे भाई चाहिए रेड कलर, आर मतलब रेड, और डॉटेड चाहिए। सही है। तो इसी तरह मैं एक और ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पे आप देखो, ये करने से पहले मुझे सब प्लॉट की लाइन नंबर ये कॉपी करनी पड़ेगी, और ये मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 का क्या मतलब है कि ये एक रो में 2 कॉलम्स है ना, तो 2 ग्राफ बनेंगे। ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। सही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जी मतलब ग्रीन कलर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार, कि मुझे स्टार्स का एक ग्राफ चाहिए। ठीक है। तो लेकिन यहाँ मैं इसको लिखूंगा, चलो हम इसको ना उल्टा कर लेते हैं, y बाय एक्स का ग्राफ बनाते हैं, यानी कि ये उल्टी कर्व आएगी ऊपर से नीचे की तरफ को। जब मैं इसे रन करूंगा ना तो आपको यहाँ पे देखो 2 ग्राफ नजर आ रहे हैं। बेसिकली एक लीनियर ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, जो कि एक डॉटेड लाइन है रेड कलर की। सही है। और ये ऊपर से मतलब वाई एक्स का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का उल्टा ग्राफ है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन इसमें स्टार्स बने हुए हैं। सही है। तो ये बेसिकली स्टार्स, आप मतलब किस इसके इतने सारे फॉर्मेट्स हैं कि मैं आपको ये एक हफ्ते में भी पूरे नहीं करवा सकता कि कितने फॉर्मेट्स में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो आप सीख जाओगे कितनी ऑप्शंस को आप टारगेट कर सकते हो। सही है। सेट टाइटल का मैंने, अच्छा यहाँ पे ना मैटप्लॉटलिब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन मैं वो आपको नहीं बताना ना। सही है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस लेवल पे वो पता होना चाहिए। बेसिक्स और इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ग्राफ बनाने का इतना, आई होप कि फ्यूचर आप खुद सीखो। मैं आपको लास्ट में रिसोर्सेज दे दूंगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में ग्राफ बनाना इतना ख़ास कोई सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप एक सब प्लॉट से बना सकते हो। तो मैंने खुद कभी आज तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप कहते हो तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ लेना, तो क्वेश्चंस के किसी आंसर में आपको वो भी बता दूंगा वो कैसे करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको चाहिए कि आप सब प्लॉट्स को इस्तेमाल करके सब प्लॉट सब कुछ भी बना सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम यहाँ पे एक फिगर लेते हैं और यहाँ पे एक्सेस लेते हैं। 2 बेसिकली एक टूपल होगा, टूपल एंड पैकिंग का आपने पढ़ी होगी। तो पी एल टी डॉट हम यहाँ पे लिखते हैं सब प्लॉट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो रोज और कॉलम्स। समझिए मैं कहता हूँ एन रोज इज इक्वल टू 1 एक रो, और एन कॉल्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप देखो आपके पास नज़र आ रहा है आपको कि आपके पास
2 बन गई। मैं कहता हूँ कि 2 रोज और 2 कॉलम्स, ये देखो 4 बन गया। उसने उसी जगह को ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर दिया। आपके पास फिगर में आपके पास 4 फिगर्स आ चुकी हैं और एक्सेस में आपके पास 4 फिगर के 4 एक्सेस आ चुके हैं। तो एक्सेस 0 जो है वो ये फिगर है, एक्सेस 1 ये फिगर है, एक्सेस 2 ये फिगर है, एक्सेस 3 ये फिगर है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है मैटप्लॉटलिब के अंदर काम करने का। तो बेसिकली सब प्लॉट्स की ही एक सब वे है। मतलब आपके पास 2 तरीके हैं मल्टीपल ग्राफ्स बनाने के, या तो आप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में बनाओ या आप उसको सब प्लॉट्स के साथ बनाओ। तो मैंने हमेशा सब प्लॉट्स के साथ बनाया क्योंकि ये बेसिकली आसान भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही हो गया। आप और अब यहाँ पे हम फिगर को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जो मैंने ऊपर फिगर बनाई थी ये वाली, इसको हम सेव करना चाहते हैं तो इसको हम सेव भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको बेसिकली ये तो हम डायरेक्ट बना रहे थे, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल ये वाली फिगर है ना, तो इसको हम सेव कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फिग डॉट, यहाँ पे कमांड आती है सेव फिग की। सेव फिग लिखोगे आप और यहाँ पे आप दोगे फिगर का नाम, मतलब फाइल डॉट png। और यहाँ पे विड्थ और हाइट भी दे सकते हो, DPI भी दे सकते हो, डिस्प्ले पर इंटेंसिटी, मतलब डिस्प्ले पर पिक्सल इंटेंसिटी जो होता है, तो आप 200 दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका बेस्ट रेजोल्यूशन में स्टोर होगा। तो अगर आपने आउटपुट फॉर्मेट चेंज करने तो आप JPG में भी कर सकते हो, JPEG में भी कर सकते हो। इस तरह आप फिगर को सेव भी कर सकते हो। मैंने आपको लीजेंड का कल बता दिया था कि लीजेंड क्या होता है, कि आपके ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने अगर लीजेंड दिया हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आपके लेबल्स को एक्सट्रैक्ट करके आपको यहाँ पे शो करवा देगा कि आपके ये 2 लीजेंड्स हैं। तो इस तरह आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हो, एक्स क्यूब का ग्राफ बना के उस पर 2 लीजेंड्स डाल सकते हो, 2 लाइन्स के साथ। बहुत सिंपल सी बात है। डॉटेड लाइन का वो पता चल गया। सही है। इसमें एक डॉट क्रॉस लाइन भी आती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होती है। मतलब वो लाइन इस तरह करके होती है कि ग्रीन कलर से लेते हैं उसे हम, और हम क्या कहते हैं डॉट, और ये तो ये लाइन क्या करती है, ये आपकी बेसिकली एक लाइन बनाएगी। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट्स में ना, स्टॉक मार्केट्स के अंदर जब आप इस तरह के ग्राफ्स बनाते हो तो तब ये काम आता है। ये देखो इस तरह करके, यानी कि डॉट है फिर लाइन है ना, डॉट और लाइन। तो स्टॉक मार्केट्स में या टाइम सीरीज डेटा के अंदर आपके पास जब भी ग्राफ्स बनते हैं तो वो इस फॉर्मेट में बनते हैं। सही है। तो ये आपको मैंने सेव करना बता दिया, इसको आप सेव करोगे तो ये आपकी इमेज सेव हो जाएगी। आपको यहाँ पे देखो फाइल डॉट png सेव हुई है, देखो आपके पास फाइल डॉट png आ गई है। सही है। तो ये आपका बेसिकली बेसिक मैप डॉट लिब इतना ही था। सही है। अब इसके बाद हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसमें हम कहते हैं मैप डॉट लिब का पार्ट 2। ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका पार्ट 2। ठीक हो गया। तो हम इसे कह देते हैं रीनेम। तो इससे इसका अब पार्ट 2 में हमने बेसिकली ये करना है कि मैंने कोशिश करनी है कि मैं आपको इसका ना थोड़ा सा बता सकूं एडवांस कॉन्सेप्ट्स का, थोड़ा सा कि लॉगरिदमिक स्केल, नॉर्मल स्केल, मतलब आप जो चीज़ चाहो आप इस पे प्लॉट कर सकते हो। सही है। तो मैं आपको सोच रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे बता ही दूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे क्या होता है। चलो हम एक ना ग्राफ बनाते हैं और हम उसको बनाते हैं लॉगरिदमिक स्केल में और नॉर्मल स्केल, मतलब एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ और एक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। सही होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इम्पोर्ट numpy एज np। ये बेसिकली हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के साथ। सही होगा। तो ये आपने ज़रा ध्यान से देखना है, ये एडवांस में ही आता है इसलिए आपको चलो एडवांस में बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप बनाते हो फिगर और उसका एक्सिस। मैंने वो पहले बताया फिगर इज इक्वल टू फिगर और कोमा एक्सिस। आपको फिगर भी चाहिए और आपको एक्सिस भी चाहिए। तो मैं कहता हूँ PLT डॉट सब प्लॉट्स और 1 एक रो 2 कॉलम, और मेरे को 2 चाहिए। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे 1 आएगा इनिशियली। तो अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये हम बाद में भी दे सकते हैं, ये भी आपकी अपनी मर्जी है। सही है। आप कोमा देके इसके बाद फिग साइज़ दे दो कि मुझे फिग साइज़ क्या चाहिए। अगर हमें फिग बड़ी चाहिए तो आप फिग साइज़ भी दे सकते हो। तो 10x4 हमें चाहिए, यानी कि 10 रोज़ और 4 कॉलम्स की में एक इमेज चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली हम जितने भी ग्राफ बनाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जज कर लेगा कि पहला ग्राफ कौन सा और दूसरा कौन सा, क्योंकि हमने इसको एक्सप्लिसिटली ये बताया नहीं है कि हमने कितने ग्राफ बनाने हैं। वरना पहले मैंने आपको वो भी बता कर दिखा दिया नॉर्मल वे में। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है इसलिए हम उसको इस तरह से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक्स क्रिएट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू नम पाए डॉट लिन स्पेस, क्योंकि हमें लीनियरली स्पेस डिजिट्स चाहिए ताकि हमारा ग्राफ अच्छा बने। तो हम वही इस्तेमाल करेंगे 0 5 11 ताकि हमारे पास 0 से लेकर 5 की तरफ में 11 वैल्यूज़ आ जाएं। और यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे एक्सिस 0 पे, मैंने आपको बोला था ना कि जो फिगर यहाँ आपके पास बनी थी ये वाली लास्ट में, तो जो उसका ये वाला है इमेज जो है, यानी कि पहले इमेज है वो एक्सिस 0 पे है, ये एक्सिस 1 पे है। तो ये आप देखो एक्सिस 0 मैंने लिखा। सही है। तो मैंने कहा डॉट प्लॉट। अब आप PLT डॉट प्लॉट नहीं कर रहे, अब आप एक्सिस 0 डॉट प्लॉट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो इमेज है वो अब एक्सिस 0 के बराबर हो चुकी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है।
सही है। तो उसके बाद प्लॉट में अब क्या लिखोगे, मैंने प्लॉट करना है ग्राफ एक्स का और एक्स स्क्वायर का। मैं यहाँ पे वाई नहीं ले रहा क्योंकि वाई लेने का फायदा नहीं है, आपके पास एक्स स्टोर पड़ा है तो आप एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली ग्राफ बना सकते हो। वाई तो पिछली बार ऐसे ही आपको बस लेने के लिए दिखाया था। सही है। और एक ही ग्राफ में दो लाइंस होंगी दो ग्राफ्स के साथ। तो यहाँ मैं एक्स में आपको ये दे रहा हूँ एक्स और एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ एक्स और एक्स के एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाना है, नमपाई डॉट एक्सपोनेंशियल, और मैं इसमें एक्स पास कर रहा हूँ। सही हो गया। ये बेसिकली एक्स से 0 के ऊपर आपका प्लॉट बनेगा, उसमें दो लाइंस होंगी। सही है। तो इसको आपने समझ जाना है, मैं आपको बताता हूँ अभी इसका क्या मतलब है। तो ये आपका बेसिकली नॉर्मल स्केल का ग्राफ है जिसमें एक्स और एक्स स्क्वायर है और एक्स का एक्सपोनेंशियल है। सही है। अब यहाँ पे आप इसका टाइटल सेट कर सकते हो 0 डॉट सेट टाइटल। तो उसका ग्राफ का टाइटल, अब देखो मैंने आपको बताया था कि PLT डॉट टाइटल आप करते थे, आपके पास टाइटल आया था, आपको याद है ना? अगर आप पीछे जाके देखो, देखो PLT डॉट टाइटल आपके पास ग्राफ का टाइटल आ गया। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में काम करोगे तो वहाँ पे टाइटल का फंक्शन काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा सेट टाइटल के नाम का, तभी वो फंक्शन काम करेगा। सही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये नॉर्मल स्केल है हमारा। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल स्केल है और इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब हम बनाते हैं लॉगरिथमिक स्केल के अंदर। तो इससे हम कहते हैं कि ये हमारा है लॉगरिथमिक स्केल, और ये हमारा हो जाएगा 1, 0 नहीं रहेगा, 1 हो गया। सही है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लाइन हमने ऐड करनी है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। हमने इसको स्केल देना है एक्सिस को। ये एडवांस मैटप्लॉटलिब है इसलिए यहाँ पे हम स्केल खुद सेट कर सकते हैं। सेट लिखोगे सेट, और यहाँ पे लिखोगे वाई स्केल। बेसिकली आप कहते हो कि मैंने वाई का स्केल खुद सेट करना है, तो वो क्या करना है, लॉग सेट करना है। तो इसमें काफ़ी सारे स्केल्स गिवन है, अगर आप जाके सेट वाई स्केल की कमांड को सर्च कर लेना गूगल पे मैटप्लॉटलिब लिख के, तो आपको काफ़ी सारे स्केल्स मिलेंगे जिसमें आप ग्राफ बना सकते हो। तो हम बेसिकली लॉगरिथमिक स्केल पे ग्राफ बना रहे हैं, तो उसमें लिखा है कि लॉग स्केल। तो यहाँ मैं इसको जब रन करूँगा तो मेरे पास कह रहा है फिक्स साइज इज़ नॉट डिफाइंड। तो फिक्स साइज इज इक्वल टू डालना मैं भूल गया, फिक्स साइज इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास दो ग्राफ्स आ रहे हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल स्केल का ग्राफ है। ये बेसिकली आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपका स्क्वायर का फंक्शन है। सही है। तो अगर आप चाहो तो आप इसमें लीजेंड भी डाल सकते हो। सही है। वो आपकी असाइनमेंट्स में इस तरह होगा कि आपने इस तरह के ग्राफ में लीजेंड डालना है, बहुत सिंपल है। एक्सिस 0 डॉट लीजेंड, या फिर आप फिगर डॉट सेट लीजेंड करके लीजेंड भी डाल सकते हो। तो ये आपके पास लॉगरिथमिक स्केल में है। तो ये देखो जब लॉगरिथमिक स्केल आपके पास एक्सपोनेंशियल सीधा सीधा आ गया। इस तरह करके आप मल्टीपल स्केल्स के साथ काम कर सकते हो मैटप्लॉटलिब के अंदर। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल स्केल से काम करो। आप वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा गैमा, ये भी आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो आई डोंट थिंक सो कि आपने पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ी हैं, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं करवा रहा। खुद से एक्सप्लोर करना कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं पहले, फिर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करना बेसिकली ग्राफ बनाने के लिए। उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा थीटा लिख सकते हो, लेकिन वो सब कुछ मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स और लोगों का काम है। आपका एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट इस चीज़ का कोई इतना खास काम नहीं है। सही है। इसके अलावा आप मुझे और सोचने दो और इसमें क्या क्या हो सकता है। एक्सिस की पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वो आपको ज़रूरत नहीं है एडजस्ट करने की। और हम क्या कर सकते हैं, सोचने दो। आप मल्टीपल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब अगर आपने 0 से लेकर 1 तक लाइन ड्रॉ करनी है वो भी कर सकते हो। आपको मैंने एक्स स्क्वायर से लाइन ड्रॉ करना बताई। सही है। एक्स क्यूब से हमें काम करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीपल वो बना कर दिखाता हूँ आपको। तो फिग, और हम यहाँ पे लेते हैं एक्सिस इज इक्वल टू PLT डॉट सब प्लॉट्स। ठीक है। तो सब प्लॉट्स में कुछ भी पास नहीं कर रहा ऑटोमेटिकली, क्योंकि बेसिकली ग्राफ ही सिर्फ एक बनना है, इसमें मल्टीपल लाइंस होंगी उस ग्राफ के अंदर। तो हम यहाँ पे देते हैं एक्सेस डॉट प्लॉट। तो प्लॉट में आपने पास करना है एक्स, और एक्स प्लस 1 कर लेते हैं, कुछ भी कर लो जो दिल करे। मैं आपको बस यहाँ पे मोर देन 2 लाइन्स दिखाना चाहता हूँ। तो कलर इज इक्वल टू आप लिखोगे ब्लू। सही हो गया। और यहाँ पे आई थिंक आपको अल्फ़ा भी देना पड़ेगा, अल्फ़ा देना चाहो दे सकते हो, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हर मैटप्लॉटलिब की प्लॉट कमांड में आप अल्फ़ा की वैल्यू दे सकते हो। ठीक है। तो इसी को हम कॉपी कर लेता हूँ, एक और दफ़ा पेस्ट और एक और दफ़ा पेस्ट, और इसे हम कहेंगे x+2 और इसे हम कहेंगे x+3। तो कोई और कलर दे दो, ब्लू की जगह आप यहाँ पे ग्रीन दे दो, यहाँ पे रेड दे दो,
है, और आई थिंक इतना काफ़ी होगा आपको एक ग्राफ दिखाने के लिए। तो ये देखो 3 लाइंस में आपको यहाँ पे ग्राफ में शो हो रहा है, यानी कि आप एक लाइन नहीं, आप मल्टीपल लाइंस ऐड कर सकते हो। आप जितनी चाहो उतनी लाइंस ऐड कर सकते हो, और इसके इतने तरीके हैं ना लाइंस को ऐड करने के। आप सिंगल टिक के साथ कर सकते हो, सिंगल जो स्लैश डैश होती है, डबल डैश के साथ, डैश डॉट के साथ, डैश कॉलन के साथ, कॉलन डैश के साथ। तो ये इतने ज़्यादा तरीके हैं एक ग्राफ बनाने के। सही है, वो आगे आपके ऊपर है कि आप जिस तरह से बनाना चाहो आप उसको बना सकते हो। और लीजेंड का आपको मैंने एक चीज़ बतानी थी, लीजेंड की भी ना लोकेशंस होती हैं। आपने ऊपर एक्सेस डॉट लीजेंड मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको कमांड बताई थी, एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड ग्राफ बनाते हो तो वो कैसे बनता है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं। सही है, तो आप यहाँ पे इसको फिगर कर लो अब, क्योंकि अब हमें एक लीजेंड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस डॉट लीजेंड। सही है, तो यहाँ पे हमें इसका लेबल भी देना ज़रूरी है। तो जब तक लेबल नहीं देंगे तो वो लीजेंड निकाल नहीं सकता। सही है, तो लेबल हम इसे कहते हैं कि ये जी x+1 है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। लेबल नीचे x+2 है, x+2, और यहाँ पे है आपके पास x+3। सही है, तो यहाँ पे आप एक्सेस डॉट लीजेंड करोगे तो आई होप कि आपको यहाँ पे 3 लीजेंड शो होंगे। कैन नॉट अनपैक अनइटरेटेबल फिगर ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली एक्सेस अब नहीं आना यहाँ पे फिगर आएगा। और वैसे चाहो तो आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते हो, लेट मी जस्ट डू दैट वे। तो हम यहाँ पे इसको सब प्लॉट्स ही रहने देते हैं, तो सब प्लॉट्स। तो ये देखो आपके पास लीजेंड आ गया। अब देखो x+1 ब्लू कलर की है, x+2 ग्रीन है, और x+3 रेड है। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के साथ भी एक्सेस के साथ लीजेंड ऐड कर सकते हो। ये आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि लीजेंड के बगैर ना आपका ग्राफ नहीं होगा, उसको ग्राफ कहेगा ही नहीं जब तक आपने लिखा नहीं होगा कि कौन सी लाइन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ आती है, जो कि आई थिंक लास्ट चीज़ होगी आज के दिन में, वो है ग्राफ के अंदर ग्राफ कैसे बनाते हैं। सही, एक ग्राफ के अंदर ग्राफ कैसे बनाना है। तो उसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं सबसे पहले, plt.figure। तो pld.figure बनाने के बाद हमारे पास एक फिगर तैयार है, एक ब्लैंक कैनवस बन जाता है हमारे पास। सही है, अब हम यहाँ पे खुद से एक्सेस बनाते हैं। एक्सेस1 इज इक्वल टू फिगर डॉट एड एक्सेस। तो एड एक्सेस क्या करता है, मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। तो हम जो है इसकी जो स्टार्टिंग है वो लेते हैं 0.1 से, मतलब 0.1 से 1 के दरमियान में होती है, और 0.1 से मतलब स्टार्टिंग एंडिंग बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर है। और जो हाइट और विड्थ है इसकी वो हम यहाँ पे लेते हैं 0.8 और 0.8 आप ले सकते हो। तो 0.8 0.8 ले लो, आपकी मर्जी है, जो आप चाहो ले सकते हो। ये आपका बेसिकली मेन एक्सेस है, क्योंकि ये बेसिकली मेन ग्राफ है तो इसको मैं मेन एक्सेस लिख रहा हूँ। इसी तरह हम यहाँ पे एक सब ग्राफ बनाएंगे इसका, जो इसके अंदर बनेगा। सही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप एक्सेस को छेड़ोगे। कैसे छेड़ोगे, आप स्टार्टिंग इसकी 0.2 से कर दो और एंडिंग कर दो 0.3 पे। चलो ठीक है, और इसको 0.4 कर दो, इसको 0.3 कर दो, रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं। और ये है आपका बेसिकली इंटरनल एक्सेस। सही है, या इसको सब एक्सेस भी कह सकते हो मेन ग्राफ का। इसका नाम होगा एक्सेस 2। तो आपने क्या किया, एक फिगर बनाई, उसके अंदर 2 एक्सेस को ऐड कर लिया, एक बड़ा एक्सेस और एक उसके अंदर छोटा एक्सेस है। अब यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं इसको, तो एक्सेस1 सही है डॉट प्लॉट। तो हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं वही एक्स और एक्स स्क्वेयर, तो ये एक्स स्क्वेयर। और हमसे ये कलर मांगेगा, हम इसको कलर दे सकते हैं बी ब्लू, बहुत सिंपल। सही है, तो ये हमारा एक्सेस1। अब यहाँ पे हम इसका लेबल सेट करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था लेबल सेट करने के लिए आप डॉट लेबल एक्स लेबल नहीं कर सकते, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है, तो उसके लिए आपको सेट लेबल करना पड़ेगा। सही है, तो सेट एक्स लेबल, और इसी तरह सेट वाई लेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स लेबल मेन, क्योंकि बेसिकली मेन का एक्स लेबल है। सही है, तो इसी तरह वाई भी सेट करोगे, तो यहाँ आप लिखोगे वाई लेबल मेन, क्योंकि ये वाई का मेन लेबल है। तो इस तरह आपका पहला तैयार हो जाएगा। सही हो गया, तो इसी को कॉपी करते हैं एक्सेस1 और यहाँ पे पेस्ट, और ये सारा हो जाएगा आपका एक्सेस2। और ये आपके पास मेन से हम इसको कर देंगे सब में चेंज, बिकॉज ये सब एक्सेस है। ठीक है, और ग्राफ हम चेंज कर लेते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं एक्स स्क्वेयर कोमा एक्स का। सही, यानी कि उल्टा ग्राफ बनेगा। तो इसको हम ब्लू से कर देते हैं रेड, आर का मतलब होता है रेड। अगर आप चाहो डॉटेड भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया, ये आपकी मर्जी है। तो टाइटल रखना चाहते हो तो टाइटल भी रख सकते हो। आप यहाँ पे लिखो एक्सेस2 डॉट सेट टाइटल,
क्योंकि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है तो टाइटल का फंक्शन काम नहीं करेगा। यहाँ पे लिखो सब ग्राफ, सही है, सब ग्राफ, और इसका एक्सेस ये होगा और इसका आप एक्सेस दे सकते हो यहाँ पे कि ये है मेन ग्राफ, सही है। तो मेन ग्राफ और सब ग्राफ, आई थिंक इतना काफ़ी है आपको एक प्लॉट दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको दिखाया कि एक बड़ा ग्राफ है जो कि एक्स स्क्वायर में है, सही है, एक्स लेबल मेन और वाई लेबल मेन, और फिर उसका एक सब ग्राफ है जो कि वाई लेबल सब और एक्स लेबल सब का जो कि उल्टा ग्राफ है वाई स्क्वायर का। इस तरह से आप ग्राफ्स के अंदर ग्राफ बना सकते हो। आपने देखा होगा काफ़ी दफ़ा अगर आप इसके एक्सिस को थोड़ा थोड़ा छेड़ो ना, मतलब अगर आप इससे बोलो कि स्टार्ट करो 0.2 से और ख़त्म भी करो 0.2 पे, देखो ज़रा कैसे लगेगा, देखो सही है वो नीचे आ रहा है। तो इस तरह से 0 से लेकर 1 के में स्केल होता है, आप उसके साथ खेल सकते हो, 0.9 ले सकते हो, 0.6 ले सकते हो। 0 का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग और बिल्कुल एंडिंग, सही है। तो 0 ये काम करता है। इसके अलावा और अब मुझे देखने दो और क्या हो सकता है। आपके पास एक और भी होता है, आप फिगर का लेआउट भी सेट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, टाइट लेआउट सेट करोगे तो उससे बेसिकली ऑटोमेटिकली आपको दोनों साइड्स पे लेबल शो हो जाएंगे, वो लेबल आपस में कोलैप्स नहीं करेंगे। ये वैसे बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपके पास लेबल बड़े बड़े होते हैं ना, उनका नाम वाई एक्सिस का अगर नाम बहुत बड़ा है, ये तो दो ग्राफ जब आप बनाते हो ना सब प्लॉट से, तो वो आपस में टकरा रहे होते हैं नाम और ग्राफ, तो उसको कम करने के लिए आप ये काम कर सकते हो। अब एक और मज़े की चीज़ है, आई थिंक इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हम इसी ग्राफ को लेंगे जो हमने पहले ऊपर स्क्वायर रूट के लिए बनाया था, किधर गया ये वाला, इसी ग्राफ को लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको ना इसके अंदर ना वो ग्रिड ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मतलब ग्रिड भी ड्रॉ हो जाता है। तो ग्रिड ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्सिस 0 को पहले ग्रिड देते हैं, एक्सिस 0 डॉट ग्रिड। तो ये ग्रिड आपसे मांगेगा एक्सपेक्टेशन, ये ट्रू रखना है कि फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, आपने इसे ट्रू कर दिया, सही है। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास इसमें ग्रिड आ गया और इसमें ग्रिड नहीं आया, सही है। ये आपको ग्रिड नज़र आ रहा है पीछे। अगर आप तो दूसरे में भी ग्रिड आए तो उसको यहाँ से कॉपी करो और इधर ला के पेस्ट कर दो और यहाँ पे लिखो एक्सेस 1 डॉट ग्रिड। लेकिन में सबसे मज़े की बात यह है कि आप खुद ग्रिड को ये भी बता सकते हो कि किस कलर का होना है, सही है। तो मतलब वो कैसे बता सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कलर, तो मैं कहता हूँ कि ग्रिड होना चाहिए रेड कलर का, सही है। आप इसको अल्फ़ा दे सकते हो कि कितना डार्क होना चाहिए ग्रिड, तो हम अगर अल्फ़ा 1 रखेंगे तो फुल डार्क होगा, सही है। और यहाँ पे हम लाइन स्टाइल भी दे सकते हो, लाइन स्टाइल कि किस तरह की लाइन होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ मुझे ना डैश लाइन चाहिए एग्जाम्पल। लाइन की विड्थ भी दे सकते हो अगर आप चाहो, तो लाइन विड्थ कि कितनी विड्थ रखनी लाइन की, तो मैं कहता हूँ मुझे 0.5 चाहिए, सही होगा। तो ये बेसिकली आपसे ग्रिड की प्रॉपर्टीज उसने पूछी, जब मैं इसको रन करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास उसकी विड्थ भी इंक्रीज है, उसकी बनस्बत वो रेड कलर का भी है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो उसमें डॉट्स भी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ग्रिड बनाने भी आ गए होंगे। तो इसके अलावा एक्सिस को ट्विन कर सकते हो, स्पाइन कर सकते हो, वो आपके मतलब मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपको वो पता होना चाहिए। आप एक्सिस ट्विन का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो आपके इधर भी एक्सिस लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो करने का भी तरीका है, आप ऑटोमेटिकली रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो, सही है, या आप जो एक्सिस 1 है उसको ट्विन एक्सिस बना सकते हो, सही है। और जब ट्विन एक्सिस आप उसको बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक एक्सिस यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉल्यूम और एरिया का ग्राफ बनाना है और आप चाहते हो कि एरिया इधर लिखूं वॉल्यूम इधर लिखूं, सही है, तो वो कैसे लिखते हैं वो इस तरह, मतलब वॉल्यूम वाला एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा, 0 1 2 3 काउंटिंग वॉल्यूम की यहाँ से हो रही होगी, और सिमिलर वे में जो एरिया की काउंटिंग वो यहाँ से हो रही होगी, सही है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। मैं ऐसे आपको ये करके दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ट्विन एक्सिस समझाने पड़ेंगे मुझे पूरे पहले। तो इसके अलावा आप स्पाइन ग्राफ भी बना सकते हो, मैंने आपको बताया जब आपके पास एक्स और वाई एक्सिस 0 हो, जिस तरह आपने कोसाइन और साइन के ग्राफ देखे होंगे, तो वो बेसिकली स्पाइंस कहलाता है। वो ग्राफ होता है पूरे का पूरा ऐसे करके जा रहा होता है नीचे की तरफ को, सही है। तो वो भी आप बना सकते हो एक्स क्यूब के लिए अगर आप चाहो तो यानी कि ये हर तरह की चीज़ें आप मैप और लिप से जो चाहो आप वो ड्रॉ कर सकते हो। और अब लास्ट चीज़ है टेक्स्ट एनोटेशन से पहले जो मैंने आपको दिखानी कि कितने किस्म के ग्राफ आप एक लाइन में बना सकते हो, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम एक अरे ले लेते हैं, या कह लो चलो अरे ले लेते हैं, नमपाई अरे, सही है। तो n इज इक्वल टू नमपाई डॉट अरे,
और अरे में हम स्टोर कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 5, ठीक है। तो हमने एक अरे बना ली, नंपाई अरे। अब हम एक फिगर बनाएंगे, सही है। तो बेसिकली यही चीज़ हमें चाहिए, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो फिगर साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 12/13 कर लेते हैं, 12/3 सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक्सेस 0 1 2 3 बेसिकली 4 प्लॉट बना रहे हैं, तो ये 1/4 होगा। एक रो में 4 कॉलम्स होंगे, 4 ग्राफ बनेंगे डिफरेंट तरीके के। तो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले दिखा दी, एक बार दोबारा लास्ट दफ़ा दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि इस तरह के ग्राफ्स में बन सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहीं से उठाते हैं इसे, एक्सेस को, और इसे मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, और 1 2 3 और ये आ गया आपके पास 4। तो इससे मैं कह देता हूँ 1 1, और ये हमारा प्लॉट नहीं होगा, इससे हम यहाँ पे रखेंगे स्टेप प्लॉट। तो स्टेप प्लॉट बड़ी मज़े की चीज़ है, ये देखना ज़रा, अभी आपको पता चलेगा टाइम सीरीज डेटा में क्या कुछ होता है, सही है। तो स्कैटर प्लॉट, अब स्कैटर में एक मसला ये है कि स्कैटर में हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो यहाँ पर स्कैटर के लिए हमारे पास पॉइंट्स ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम हाँ मुझे सोचने दो। अब यहाँ पे हमें एक नया पॉइंट लेना पड़ेगा एक्स एक्स करके, या एक नई अरे बनानी पड़ेगी जिसके लिए हम स्कैटर प्लॉट को बना सकें। तो काम करो, आप स्कैटर प्लॉट को भी रहना, तो स्कैटर आप खुद बना के प्रैक्टिस करके देखना। हम इसे कहते हैं कि भैया एक रो में 3 कॉलम सही है हमें, तो स्कैटर को आप भूल जाओ अभी, सही है। तो हम क्या करते हैं, स्कैटर को रहने देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं आपके पास बार प्लॉट, सही है। तो बार आप सिंपली बना सकते हो, सही है। तो यहाँ पे आपके पास ये रिमूव हो जाएगा, आपको एक्सपोनेंशियल नहीं चाहिए। ओए सॉरी, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही आर्गूमेंट्स होते हैं बार ग्राफ में, एक एक्स और एक वाई। तो आपने एक्स और वाई दे दिया, तो आप अलाइनमेंट दे सकते हो, हम इसे अलाइनमेंट दे सकते हैं, अलाइन कह सकते हैं। तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, सेंटर लाइन होगा ग्राफ, सही है। तो ये आप सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हो, विड्थ और अल्फा दे सकते हो, आपको ये बात पहले से पता। तो विड्थ इज इक्वल टू 0.5 दे लो, और आप अल्फा भी दे सकते हो कि कितना डार्क रखना है, तो हम कहते हैं 0.8 रख देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बार ग्राफ है आपका, तो इससे हम यहाँ पे क्या देते हैं, बार ग्राफ। दूसरा आपके पास स्टेप ग्राफ है, तो इसे हम कह देते हैं स्टेप ग्राफ। और स्टेप में बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट करता है एक्स और वाई, और स्टेप साइज एक्सपेक्ट करता है कि स्टेप साइज क्या रखना है। तो मैं कहता हूँ LW इज इक्वल टू स्टेप साइज रखना है 2 का, सही है। तो हम यहाँ पे इसे चेंज कर लेते हैं n इनको n स्क्वायर में, सही है। एक्स स्क्वायर है ना, तो n और n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, स्टेप प्लॉट हो गया। स्टेप के बाद आपके पास जो नेक्स्ट होता है एरिया प्लॉट। अच्छा, फिल बिटवीन का प्लॉट होता है। बेसिकली इसका काम जो है ना, जब आप डेरिवेटिव्स को प्लॉट करते हो ना मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए, या इंटीग्रेशन करते हो यूजिंग पाइथन, तो तब आप ये ग्राफ इस्तेमाल करते हो फिल बिटवीन नाम का, सही है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे ख़त्म कर दो। तो फिल बिटवीन क्या करता है, आपको एरिया अंडर द कर्व दिखाएगा। मतलब आपको डेरिवेटिव की इक्वेशन लेते हो, या आप पार्शियल डिफरेंशियल ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एरिया के, तो वो आपको एरिया अंडर द कर्व जो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो ये बेसिकली आपको वो दिखाता है, सही है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व, कर्व, ये तो ये भी बेसिकली आपसे एक्स और वाई एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको एक्स और वाई दो। तुमने इसको एक्स और एक्स वाई दे दिए, तो हम यहाँ पे इसको तीसरा आर्गुमेंट भी दे सकते हैं कि हमने बेसिकली एंडिंग पॉइंट क्या लेना है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें एन का क्यूब चाहिए, सही है। तो हम कहते हैं कि हमें एन का क्यूब ही चाहिए। कलर आप इसको दे सकते हो, तो कलर इज इक्वल टू ग्रीन, और अल्फ़ा भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप देना चाहो तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.7। तो मैंने इसको कलर नहीं दिया, तो हमने पहले वाले को कलर को नहीं दिया ना, तो ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। और इससे हम दे देते हैं कलर रेड का। तो स्टेप वाला जो ग्राफ है ये आपका रेड कलर का हो जाएगा। तो आई थिंक कि इतना कुछ काफ़ी था। तो ये आप देख सकते हो कि आपके पास एक बार ग्राफ है, ये आपने से पहले भी बना लिया हुआ। तो ये आपके पास एक स्टेप ग्राफ है। जब भी आप टाइम सीरीज़ का एनालिसिस करोगे ना, हमेशा स्टेप ग्राफ बनवाए जाते हैं आपसे टाइम सीरीज़ डेटा के अंदर, क्योंकि वो बेसिकली सिक्वेंशियल इंक्रीज हो रहा होता है या फिर अनप्रडिक्टेबल इंक्रीज होता है, तब आप ये बनाते हो एरिया अंडर द कर्व ग्राफ। मोस्टली जो इसका काम है वो डिफरेंशियल्स के अंदर है। जब आप 3 फंक्शंस का डेरिवेटिव ले रहे होते हो, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल ले रहे होते हो,
और आपने उसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो आप इस बेसिकली फिल बिटवीन के साथ आप एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो। सही है। अब लास्ट चीज़ है टेक्स्ट एनोटेशंस कैसे लिखते हैं, कि टेक्स्ट को जब आपने एनोटेट करना है तो वो आप कैसे लिखते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सब प्लॉट्स हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहीं से, और यहाँ पे आप लिख सकते हो plt डॉट सब प्लॉट। हमें भी यहाँ पे नंबर नहीं देना कुछ भी, क्योंकि ग्राफ हम एक ही बना रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हो एक्सिस डॉट प्लॉट। तो हम बेसिकली यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं n कोमा n स्क्वायर का, कोमा n और कोमा n क्यूब का। सही है। तो n स्क्वायर और n क्यूब का ग्राफ, और यहाँ पे अब आता है टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। जब आप लिखोगे तो अंदर आप इसके टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट का सबसे पहले आता है फॉन्ट, उसके बाद उसका अल्फ़ा, उसके बाद आपने कलर क्या देना है तो कलर दे दो, कॉमा कलर मैं कहता हूँ मैंने इसको ब्लू कलर देना है। फॉन्ट साइज़ देना है मैंने। सही है। तो फॉन्ट साइज़ आप इसे दे सकते हो 20, फॉन्ट साइज इक्वल 20, जितना आप देना चाहो 20। इसके बाद इक्वेशन आपने लिखनी है रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो r इज इक्वल टू, इसमें बेसिकली लिखा जाता है r से स्टार्ट होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, तो r और इसके बाद आता है डॉलर साइन। तो ये सिंटैक्स है रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो y इज इक्वल टू x का हम यहाँ ले रहे हैं स्क्वायर, बेसिकली n का स्क्वायर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे n लिखते हैं n स्क्वायर, और इसके बाद जहाँ पे दोबारा डॉलर साइन आएगा, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना वो आपकी होगी कंप्लीट। इसी को कॉपी कर लो। हमें एक एक्सिस पे ये चाहिए थी, और हमें एक टेक्स्ट और चाहिए जो कि हमारा होगा 0.65। तो ये बेसिकली आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं, और 0.1। तो कलर आप इसका रेड कर लो, तो रेड, और यहाँ पे आप बोलोगे कि हम बेसिकली n का क्यूब ले रहे हैं, तो कलर रेड। इसको जब मैं प्लॉट करूँगा तो ये मुझे कह रहा है कि आर पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज। फॉन्ट साइज मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, एक मिनट, इसको ना हम लिख लेते हैं इससे पहले। अब मुझे नहीं पता इसके पोजिशनल आर्गूमेंट्स को क्या मसला है, क्योंकि वैसे इनको किसी भी वे में एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये पोजिशनल आर्गूमेंट एक्सपेक्ट नहीं है। फॉन्ट साइज 20, कलर इज इक्वल टू ग्रीन ब्लू रेड, y इज इक्वल टू n। तो ये r को वैसे कलर्ड नहीं होना चाहिए, r कलर में क्यों आ रहा है मेरे पास। y से काम करना चाहिए, इनवैलिड सिंटैक्स। हाँ ये देखो, अच्छा तो यहाँ पे आप देख सकते हो y इज इक्वल टू एन स्क्वायर और y इज इक्वल टू एन क्यूब, वो इसलिए इकट्ठे आ रहे हैं क्योंकि बेसिकली ग्राफ ही साथ साथ स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बनाते ग्राफ x मतलब बड़े नंबर्स का जो कि एक रेंज में होते हैं, लेंथ स्पेस के साथ आपने x पर लिया होता, यानी कि 0 से 5 की रेंज में लेते या 0 से 1 की रेंज में लेते 100 वैल्यूज़, तो फिर ये ग्राफ बेसिकली आपको बस इतना बताना था कि आप टेक्स्ट कैसे लिख सकते हो इक्वेशंस की फॉर्म में उसके ऊपर। सही है। तो इस तरह आप टेक्स्ट लिख सकते हो। आपको सब प्लॉट्स ड्रॉ करना बता दिया। अब सब प्लॉट्स के ना ग्रिड्स भी बन सकते हैं, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है। सब प्लॉट्स के इतने किस्म के ग्रिड बन सकते हैं। आप एक सब प्लॉट यानी एक फिगर के अंदर 3x3 का एक सब प्लॉट, 3x2 का एक सब प्लॉट, 2x2 का एक और 2x1 का एक बना सकते हो। जितने एक्सेस में आप चाहो वो बना सकते हो, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। सही है। अभी सब कुछ मैं एक दिन में कवर नहीं करवा सकता। और 3D के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास मैपटॉलिब का पूरा एक सूट है 3D का, तो वो आप कैसे इंपोर्ट करते हो, MPL सही अंडरस्कोर टूल किट्स होता है आई थिंक, मुझे कुछ याद नहीं है। तो एम प्लॉट आई थिंक एम प्लॉट 3D, मैंने कभी ज़्यादा 3D ग्राफ नहीं बनाया। एम प्लॉट 3D डॉट एक्सिस इम्पोर्ट 3D एक्सिस था कि एक्सिस 3D था, देखते हैं। एक्सिस 3D, अल्लाह करे इम्पोर्ट स्टेटमेंट चल जाए। नहीं, मॉड्यूल नॉट फाउंड डॉट एक्सिस MPL टूल किट्स मैप डॉट लिब, आई थिंक इसके बाद 3D भी है शायद। यस। तो ये बेसिकली आप मैप डॉट लिब का 3D इस तरह इंपोर्ट कर सकते हो। सही है। तो 3D के लिए सबसे पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी। जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे आप आगे जा नहीं सकते। इसके लिए आपको x y z 3 आर्गुमेंट्स, मैं आपको यहाँ पे मैप डॉट लिब 3D एग्जाम्पल खोल के कोई दिखा देता हूँ।
तो सरफेस कलर मैप, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स वाई जेड का, यहाँ पे देखो हमने डेटा सेट क्रिएट किया है नम बाय डॉट अरेंज -5 से 5 की रेंज में 0.25 के साथ, मतलब -5 से 5 की रेंज में वैल्यूज हैं जो कि 0.5 की रेंज के साथ हैं। तो सब प्लॉट के डब्ल्यू ने लिखा प्रोजेक्शन 3D रखनी है। सही है, आप सब प्लॉट्स मैंने आपको बता दिया है ना। तो बेसिकली सब प्लॉट्स में आपने सिर्फ एक आर्गूमेंट पास करना है कि आपने उसकी जो प्रोजेक्शन है वो 3D रखनी है। ये सब प्लॉट के डब्ल्यू की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और हम इससे लेके जाएं वहाँ, कॉपी, और यहाँ हम इसे पेस्ट करते हैं, फिगर इज इक्वल टू फिगर और एक्सेस, तो pld डॉट सब प्लॉट्स। तो यहाँ पे हमें ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोजेक्शन भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना लिखो, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 3D, इतना काफ़ी है। सही है, तो इसके बाद आप डेटा को अरेंज कर सकते हो। तो ये आप कॉपी करो, यहाँ से कॉपी और यहाँ पेस्ट करो। सही है, तो आपने numpy डॉट अरेंज के साथ मैंने आपको बताया था कि अरेंज क्या करता है, जो आपने स्टेप साइज दिया था उसके हिसाब से डेटा को तोड़ के आपको एक अरे बना देगा एक्स और वाई की। तो आपने एक्स और वाई का मैच ग्रिड बनाया, आपने उसको उल्टा किया, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया, तो ये बेसिकली ग्रिड्स का एक मैच बन गया। और आपने उनका आर में स्क्वायर रूट लिया और जेड में आपने उस स्क्वायर रूट का साइन लिया। सही, अभी मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का फंक्शन है और ये क्या प्लॉट कर रहे हैं। आई थिंक ये सिर्फ स्कूल वार्म कलर में प्लॉट कर रहे हैं, लाइन लीनियर लोकेटर एंड कस्टम फॉर्मेटिंग ऑफ जेड टिक्स। इसको आप से कॉपी करो, सरफेस, सर्फ का मतलब है सर्फ प्लॉट। सही है, सर्फ बेसिकली सिंपल एक वेरिएबल है। एक्सेस डॉट प्लॉट सरफेस, 3D के अंदर आप डॉट प्लॉट अकेला नहीं लिखते, 3D के अंदर आप डॉट प्लॉट सरफेस लिखते हो। तो आपने बोला एक्स वाई जेड का प्लॉट बनाना है, कलर मैप जो है वो कूल वार्म, लाइन विड्थ 0, एंटी एलियस्ट फॉल्स, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको आप ख़त्म भी कर सकते हो। और सेट आपने जेड की लिमिट सेट करनी है -1.01 से लेके 1.01 तक। और उसका जो मेजर लोकेटर है आपने लीनियर लोकेटर सेट किया, ये आपको पता होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें कहीं भी आपको काम में नहीं लेके आनी। और फिगर डॉट कलर बार, इसमें आपने अपना जो प्लॉट है वो पास करना है, आपने उसको श्रिंक साइज देना है, उसका एक्सपेक्ट रेशो देना है। जब आप इसे रन करोगे तो आपके पास आएगा एरर, गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट प्रोजेक्शन। ऐसा कैसे हो सकता है? आई थिंक हमारे पास बेसिकली फिगर अलग, अच्छा जब आप, अच्छा तो यहाँ पे हुआ ये कि जो प्रोजेक्शन 3D है ना, ये तब आपके पास फंक्शन काम करता है जब आपने बेसिकली फिगर बनाने के बाद एक्सेस ऐड किए हो। सही है, तो हमने क्या किया, हमने फिगर और एक्सेस इकट्ठा ऐड किए हैं, तो ये फंक्शन इसलिए काम नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ से यही कॉपी करना पड़ेगा। वरना आप खुद ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, मैंने आपको बताइए कि पहले आप फिगर क्रिएट करो और उसके बाद आप एक्सेस डॉट, आपने देखा था ना हम लिखते थे फिगर डॉट ऐड एक्सेस, तो फिगर डॉट ऐड सब प्लॉट करके, तो 1 2 3 जितने आपने सब प्लॉट देने वो, और आगे प्रोजेक्शन आपने देना। तो अगर हम इसको रन करें तो फिर हमारे पास एरर है CM इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब इस कलर मैप के लिए हमें मैप डॉट लिब का सीम भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको इम्पोर्ट भी करनी पड़ेंगी इसमें। सही हो गया, ये भी आप जहन में रखना। तो ये आपके पास एक ग्राफ आ गया 3D का। सही है, 3D के ग्राफ की ज़रूरत मैंने आज तक कभी वैसे डेटा साइंस में महसूस नहीं की, ये सिर्फ इस्तेमाल होता है मैथमेटिकल इक्वेशंस में। अभी तो इसके कॉन्टोर ग्राफ्स होते हैं। हमारे एक सर थे यूनिवर्सिटी में, वो मैथ पढ़ाते थे विजुअल स्क्रिप्टिंग के साथ, तो वो बेसिकली इस्तेमाल करते थे वी पाइथन को। वो मैटप्लॉटलिब को इस्तेमाल नहीं करते थे, वो वी पाइथन को इस्तेमाल करते थे। और वो वी पाइथन के साथ ना फिजिक्स को सिमुलेट करते होते थे। तो मैंने उनकी एक क्लास अटेंड की थी, उसमें मैंने इस तरह के ग्राफ देखे थे। बेसिकली वो उसमें कॉन्टोर ग्राफ से, जो कि 3D का भी कॉन्टोर बनाता था। तो तब मैंने ये सोचा था कि ये किस तरह होता है, तो तब मुझे समझ लगी थी कि ये आप मैप डॉट लिब की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको उसके साथ करो जो आपका है विजुअल पाइथन है। सही है, तो अब अगर आप चाहो तो हम सी बॉर्न का, आपको कुछ सी बॉर्न बेसिकली कह लो कि प्लॉटिंग की लाइब्रेरी कम है और वो मैट प्लॉट लिब के ऊपर एक कह लो कि ऊपर बनी हुई है। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है डिस्ट्रीब्यूशंस को प्लॉट करने के लिए, बॉक्स प्लॉट करने के लिए, काउंटर को प्लॉट करने के लिए, स्ट्रिप प्लॉट करने के लिए। सही है, तो जो आप चाहो वो आप इसके साथ कर सकते हो। तो इसके लिए मेरे पास अभी डेटा सेट तो कोई नहीं है, तो लेट मी सी इफ आई कैन, मतलब मेरे हिसाब से SNS के साथ आपको मैं रिग्रेशन प्लॉट सिखाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक वही है। आपको रिग्रेशन प्लॉट आ गया तो आपको लीनियर रिग्रेशन आ जाएगा। आप समझो कि आप एक छोटा सा आपने मशीन लर्निंग में काम किया है।
तो वो बेसिकली क्या करता है, आपसे एक्स और वाई एक्सपेक्ट करेगा, और एल एम प्लॉट हम उसे बेसिकली कहते हैं। लेट मी सी, अगर मेरे पास अपने पहले वाले कोर्स के अंदर जो सी बॉर्न सेक्शन, अच्छा मैंने आपको ये भी दिखाना था, पहले आपको मैं ज़रा यूट्यूब का डेटा एनालिसिस दिखाया, तो ये प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको करवाना था, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि रियल वर्ल्ड में डेटा साइंस कैसे होती है। सही है, तो यूट्यूब का टेक्स्ट का डेटा एनालिसिस है। सही है, तो यहाँ पे आप देखो, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। मैं आपको बस एक बार ओवरव्यू देता हूँ कि रियल वर्ल्ड में आप कैसे काम करते हो। तो यहाँ पे आप देखो, हमने इंपोर्ट किया पांडास को, नंपाई को, मैप डॉट लिब को, सी बॉर्न को। सही है, डेटा सेट को रीड किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने CSV फाइल को रीड किया। मैंने यहाँ पे इसको एक आर्गूमेंट दिया, एरर बैड लाइन इक्वल टू फॉल्स, कि अगर कोई बैड लाइन या स्किप लाइन आती है तो आपने उसको इग्नोर करके फॉल्स कर देना। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई बैड लाइन आई तो आपने उस लाइन को इग्नोर कर देना, एरर नहीं देना मुझे। सही है, वरना ये एरर दे देता है। देखो उसने बोला है कि वो इतनी लाइन्स को स्किप कर रहा है, तो अगर मैं इस कमेंट्स का हेड प्रिंट करूँ तो मेरे यहाँ पता लग रहा है कि मेरे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो वीडियो आईडी है, और वीडियो आईडी के बाद मेरे पास कमेंट का टेक्स्ट है, उसके लाइक्स है, उसके रिप्लाईज हैं। सही है, तो ये डेटा सेट है हमारे पास टोटल। और हमने सेंटिमेंट एनालिसिस करना है इसमें यूट्यूब के कमेंट्स का, तो हम टेक्स्ट ब्लॉब को इंस्टॉल करेंगे, मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। टेक्स्ट ब्लॉब से हम टेक्स्ट ब्लॉब को इंपोर्ट करेंगे। टेक्स्ट ब्लॉब बेसिकली आपसे मांगता है एक स्ट्रिंग इनपुट में, और आप अगर इसका डॉट सेंटिमेंट डॉट पोलैरिटी करो तो ये आपको बताता है जितना 1 का मतलब है मोर सेंटिमेंट और 0 का मतलब है लेस सेंटिमेंट। सही है, तो यहाँ पे देखो उसने मिस कमेंट का स्कोर दिया है 0.45 दिया है। फिर मैंने चेक किया कि इसमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं है, तो मुझे पता लगा कि जो कमेंट टेक्स्ट है ना उसमें 28 वैल्यूज नल हैं। 28 कमेंट्स जो है ना वो इसमें नल है। मेरे पास कितनी रोज और कितने कॉलम्स थे वो मैंने यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप कमेंट्स के पूरे डेटा सेट को प्रिंट करो तो आप देखो मेरे पास 7,18,452 रोज है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे तो 10-15 रोज नहीं होती, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि 718,000 रोज हैं जो इस डेटा सेट की। इतना बड़ा डेटा सेट है मेरे पास, यानी कि इसका अगर मैं सेंटिमेंट एनालिसिस करूँ तो मैं एटलीस्ट 80 से 85% बता सकता हूँ कि लोग यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं वीडियोस को देख के। सही है, किस वीडियो को देख के लोगों ने क्या सोचा एग्जैक्टली। तो मैंने फिर चेक किया कि नल वैल्यूज़ हैं कि, मुझे पता लगा कि 28 नल वैल्यूज़ हैं। तो मैंने बोला कि भाई ड्रॉप करो सारी नल वैल्यूज़ को, इन प्लेस 2 कर दिया। देखो अगर इतने बड़े डेटा सेट में से 28 वैल्यूज चली भी जाएंगी ना, मुझे को खास फर्क पड़ने नहीं वाला। सही है, तो इसे रन करते हैं। इसने ड्रॉप कर दिया तो देखो हमारे पास थोड़ी सी वैल्यूज़ कम हो गई हैं। इसके बाद मैंने पोलैरिटीज़ जितनी भी इसकी थी ना डेटा सेट की, इतना बड़ा डेटा सेट है, इसकी जो पोलैरिटीज़ थी वो मैंने स्टोर की एक पोलैरिटी लिस्ट के अंदर। पोलैरिटी की लिस्ट बनाई और उसमें अपेंड कर दिया क्या, जो उनकी सेंटिमेंट था। तो सही है, तो इसको मैं रन करूँगा, थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज 718,000 रोज़ हैं, इतना बड़ा डेटा सेट है। तो ये टाइम लेगा 5 से 10 मिनट के करीब। तो आई थिंक 5-10 मिनट तो नहीं लेगा, मेरा कंप्यूटर काफ़ी फास्ट है, तो ये आई थिंक 2 से ढाई मिनट में हो जाएगा। तो उसके बाद कमेंट्स की मैंने शेप चेक की, फिर पोलैरिटी को मैंने इक्वल किया पोलैरिटी के। सही है, उसके बाद हेड प्रिंट किया पहले 20 का, उसके बाद उस पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया पॉजिटिव कमेंट्स के लिए। तो कमेंट्स पॉजिटिव क्या होंगे, जो आपके कमेंट की लिस्ट के अंदर कमेंट्स की पोलैरिटी जब 1 होगी, ये बेसिकली कंडीशन बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि डेटा फ्रेम्स के अंदर कंडीशन बेस्ड इंडेक्सिंग आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो पोलैरिटी का कॉलम बनाया था, मैंने उसमें चेक कर रहा हूँ कि किसकी पोलैरिटी 1 है, तो वो पॉजिटिव कमेंट है। मैंने आपको बताया था जितना 1 होगा उतना सेंटिमेंट ज़्यादा है, और जितना कम होगा उतना सेंटिमेंट कम है पॉजिटिव साइड पे। उसके बाद मैंने कमेंट्स की शेप प्रिंट की, उसका हेड प्रिंट किया, उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया वर्ड क्लाउड। वर्ड क्लाउड क्या करता है, आपको वर्ड वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन बना के देता है एक इमेज के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो मैंने इंस्टॉल किया, स्टॉप वर्ड्स को इंपोर्ट किया। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, द, एन और एंड और डॉट, उसको आपने इग्नोर करना होता है। तो हमने स्टॉप वर्ड्स को स्टॉप वर्ड सेट किया, टोटल कमेंट्स जो थे उनको मैंने ज्वाइन किया पॉजिटिव कमेंट्स के साथ एक खाली स्ट्रिंग के अंदर, और उसका मैंने एक वर्ड क्लाउड बनाया पूरे पूरा। स्टॉप वर्ड्स को मैंने स्टॉप वर्ड सेट किया, और जो टोटल मेरे पास जितने भी कमेंट्स थे ना इन सब का मैंने एक वर्ड क्लाउड बनाया। तो ये आप वर्ड क्लाउड देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि सेंटिमेंट ऑसम, परफेक्ट, OMG, वीडियो ग्रेट, बेस्ट, ब्यूटीफुल, सॉन्ग, लव, गुड, गाय। तो बेसिकली इससे पता लगता है कि हमारे पास डेटा सेट है ना, इसमें जो लोगों के सेंटिमेंट है वो ट्रू मतलब के पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है। आप देखो कि एक्सीलेंट लिखा हुआ है, प्राउड लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, ये सारे के सारे इसने बेसिकली बैक एंड पे किए NER, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। अब नेम एंटिटी रिकग्निशन क्या होता है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप बेसिकली टेक्स्ट को लेके उसको नेम एंटिटीज देते हो विद रिस्पेक्ट टू एनी। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा सेट किसी प्लेसेस के बारे में है और आप उसको ट्रेन कर रहे हो अपने NER के ऊपर, तो वो बेसिकली सारी प्लेसेस को पहले से जानता होगा, और वो जहाँ जहाँ डेटा सेट में आएंगी वो उसको प्रेफरेंस पे रखेगा।
तो वर्ड क्लाउड ने भी अपना एक NER बनाया हुआ है, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, तो वो आपको बेसिकली वो वर्ड्स हाईलाइट करके दे रहा है जो उसके अंदर आ रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डैम की सही है, ग्रेट वीडियो, फ्लॉलेस, तो बेस्ट फ्रेंड, LOL भी है, सीन, थॉट, परफेक्टली। तो इससे बेसिकली हमें यहीं से ही पता चल चुका है कि हमारा जो डेटा सेट है वो सेंटिमेंट के हिसाब से पॉजिटिव है। सही है। तो इसके बाद नेगेटिव कमेंट्स है, तो नेगेटिव कमेंट्स आप चेक कर सकते हो, टेरिबल, वर्स्ट, सही है, बोरिंग, हॉरिबल। इस तरह करके आप वीडियोस का, ये बेसिकली ट्रेंडिंग टैग्स का एनालिसिस है कि जो ट्रेंडिंग टैग्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं। तो लोगन पॉल के व्लॉग्स, एप्पल, प्यूडीपाई, द वर्ज और जैक फिल्म, जो बेसिकली चैनल्स के नाम है, उनकी कैटेगरी और उनके टैग्स और फिर वीडियोस के व्यूज़ भी हैं। ठीक है। ये सारा डेटा जो है ना आपको यूट्यूब की API से आराम से मिल जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पे सर्च करना गूगल यूट्यूब API। सही है। तो यहाँ पे लिखना गूगल यूट्यूब और आगे लिखना उसकी API। तो यहाँ से आपको पूरे का पूरा उसका डेटा सेट मिल जाएगा। सही है। तो अच्छा, तो इसके बाद मैंने बेसिकली टैग्स को एक कंप्लीट में जॉइन, यानी एक लिस्ट बनाई टैग्स की, जहाँ पे देख सकते हो ये टैग सारे नाम आ रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, A11 बायोनिक, सही है, 1 ईयर ऑफ व्लॉगिंग, ब्लॉग, लोगन पॉल व्लॉग्स, डेली कॉमेडी, हॉलीवुड, ये सारे के सारे आपके पास ना वीडियोस के टैग्स आ रहे हैं। तो मैंने टैग्स को फिर रेगुलर एक्सप्रेशन से पार्स किया, कंप्लीट करके सारी की सारी रेगुलर एक्सप्रेशन रिमूव हो गई, जो अंदर सेंटर में उसके वो बैक स्लैशेस थी, स्ट्रेट लाइंस थी, वो भी रिमूव हो गई हैं। तो फिर मैंने टैग्स का वो बनाया वर्ड क्लाउड। तो ये सारा टैग्स का वर्ड क्लाउड है। सही है। वेगस वीडियो, म्यूजिक, लेट शो, स्टार वॉर्स, आईफोन एक्स, ट्यूटोरियल, फनी वीडियो, ऑफिशियल ट्रेलर, हिप हॉप, लेट नाइट, मेकअप। तो ये बेसिकली वो है। तो मैंने फिर उसके बाद इसका रिग्रेशन प्लॉट किया। ये मैं आपको दिखाता हूँ SNS से होता है। आप देखो SNS डॉट रेग प्लॉट। तो ये SNS सीबॉर्न है और रेग प्लॉट मतलब है रिग्रेशन प्लॉट। और डेटा कहाँ से आ रहा है? वीडियो से आ रहा है। X एक्सिस पे व्यूज़ हैं और Y एक्सिस पे लाइक्स हैं। तो ये रिग्रेशन प्लॉट है उन लाइक्स और वीडियोस का। डिसलाइक का ये रिग्रेशन एनालिसिस, डिसलाइक के लिए ये है। और उसके बाद ये कोरिलेशन, ये सारी डेटा साइंस की टर्म्स हैं कि कोरिलेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये आपको जो आप नेक्स्ट पढ़ोगे तब पता चलेंगी। उसके बाद ये इमोजीज हैं, इमोजीज का भी एनालिसिस कर सकते हो आप। टेक्स्ट में से आप इमोजी निकाल सकते हो, ये इमोजी है। तो बेसिकली ये इसका जो है ना वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 10 प्रिंट करो तो आपको पता चल जाएगा कि इमोजीज का क्या आंसर है। सही है। तो इसके लिए इमोजी की लाइब्रेरी पाइथन में बिल्ट इन है। इमोजी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो और आप उसके इमोजीज को डी कोड कर, ये सारे के सारे यूनियन कोडिंग इमोजीज को इनकोड किया हुआ है। और आगे मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मैंने अभी आगे कुछ किया नहीं है। बेसिकली डिक्शनरी बनाई थी मैंने इमोजीज का, हर एक इमोजी को मैंने एक नंबर दिया था और जहाँ पे वो नंबर आया उसको मैंने आंसर में स्टोर करके फाइनल में की वैल्यू प्लेयर बनाया। तो ये आप देख सकते हो कि इमोजीज जो है ना वो सारे के सारे स्टोर हो चुके हैं। और फिर मैंने फाइनल कीज़ को स्टोर, ये आपको समझाने का फ़ायदा नहीं, इस तरह समझ नहीं आएगा आपको। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हर कैरेक्टर की को मैंने एक नंबर दिया और उसको एक वैल्यू दी है और वो उसके रिस्पेक्ट में कैरेक्टर्स के साथ नंबर की वैल्यूज़ हैं। ये रियल वर्ल्ड डेटा साइंस है, इसको कहते हैं ये जो जिसका 1.5 लाख रुपया मिलता है आपको सैलरी पर मंथ की स्टार्टिंग में। तो ये बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं, वो पूरा दिन बैठ के इन लाइब्रेरीज के साथ खेल रहे होते हैं। ये आई होप के इतना काफ़ी होगा। बाकी मैंने आपको बताया, आपको मैं गिटहब का एक लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके आप 3D प्लॉट का जो मैंने बेसिकली डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का पूरा कोर्स कराया था ना, उसका जो कोड है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। आप आज जाके सब कुछ खुद सर्च कर लेना, खोल लेना, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको खुद नहीं करवा पाया, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप खुद कर लो। सही है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे इसके अंदर DSCUOL यानी कि github.com/DSCUOL, सही है। तो यहाँ वो कोर्सेज जो मैंने अभी तक करवाए हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे मशीन लर्निंग कोर्स के अंदर, ये वो है जो मैंने पढ़ाया था 20 साल। तो यहाँ पे अगर आप सीबॉर्न सेक्शन में आओ, पांडा सेक्शन में आओ, नंपाई में आओ, उसमें हर एक का अलग अलग सेक्शन है। तो आप सीबॉर्न में आके आप ये सारे प्लॉट्स सीख सकते हो। कैटेगोरिकल प्लॉट्स थे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स थे, ग्रिड प्लॉट्स थे, मैट्रिक्स प्लॉट्स थे, रिग्रेशन प्लॉट्स थे और एक्सरसाइज के सोल्यूशन भी और एक्सरसाइज भी थी। सही है। और आपकी भी जो नंपाई की एक्सरसाइज थी वो भी यहाँ पड़ी हुई है, उसके सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको टैली कर सकते हो। पांडास की एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएगी, आज मैं अपलोड कर दूंगा। सही है। तो उसकी एक्सरसाइज, उसका सोल्यूशन तो यहाँ पे आई थिंक नहीं है, तो वैसे ये पड़ा हुआ है। तो ये एक्सरसाइजेज हैं, सेल एक्सरसाइज थी और मैंने सोचा था ई-कॉमर्स की आपको दूंगा, तो ये इसके सोल्यूशन और उसकी एक्सरसाइजेज हैं, salaries.csv की फाइल है। तो ये पूरे का पूरा वो कोर्स है जो मैंने पढ़ाया था आज से 4 महीने पहले। और ये बेसिकली मैं आपको ना चैट में भेज देता हूँ इसका लिंक। तो ये आप इम्पोर्ट कर, ये आप बेसिकली देख लेना, इसमें सारा कुछ वो है उसको जो आपको मैंने बताया अभी। और उसके अलावा डीप लर्निंग का जो कोर्स है जो मैंने पढ़ाया वो ये था। तो अगर आप डीप लर्निंग में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हो।
इसमें इमेज प्रोसेसिंग थी, कंप्यूटर विजन था, प्रोजेक्ट्स थे, फेस रिकग्निशन का, वीडियो प्रोसेसिंग का, बाइनरी इमेज क्लासिफिकेशन का, और बेसिकली इनके फाइनल प्रोजेक्ट्स है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर। वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बेसिकली प्राइवेट थे, वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे जिन लोगों ने सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट की थी, और वो लोकल आई थिंक 5 से 6 लोग थे सिर्फ। और आजकल जो हमारा चल रहा है वो वेब डेवलपमेंट का बूट कैंप चल रहा है, ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया हुआ है। हमारी अब नोट भी ख़त्म होने वाली है, बस हम लास्ट स्टेप्स पे हैं। हम एक्सप्रेस के अंदर एक एपीआई क्रिएट कर रहे हैं आजकल, तो ये कोर्स भी ख़त्म होने वाला है। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो लास्ट पार्ट में तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है वो मार्च में स्टार्ट होगा, मार्च 15 के बाद। वो होगा बेसिकली आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो अगर आप में से कोई बंदा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीखना चाहता है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मशीन लर्निंग स्क्रैच से बिल्कुल मैथमेटिकली सीखनी है और स्टार्ट से लास्ट तक एक्सपर्ट लेवल तक सीखनी है, तो ये बूट कैंप सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकता था। मैंने आपको डायरेक्शन दे दी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लर्न मशीन लर्निंग इन 5 मंथ्स में लिंक आज आपको दोबारा दे रहा हूँ। अगर आपने वाकई एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है और कहीं काम करना है तो ये लिंक है आपके पास। तो इस लिंक के साथ आप 5 मंथ्स के अंदर पूरी की पूरी मशीन लर्निंग बिगिनर से मैथमेटिक्स के साथ एक्सपर्ट लेवल तक सीख सकते हो। सब कुछ फ्री है और सब कुछ ओपन सोर्स है और अवेलेबल है ऑनलाइन। आपको कहीं किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो इसके अलावा आपके पास और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे मेरी मेल पे रीच कर सकते हो। मैं आपको मेल भी दे दी थी पहले दिन। तो अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हो तो डेटा साइंस आप 3 मंथ्स में सीख सकते हो, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि डेटा साइंस बाद में सीखो, पहले मशीन लर्निंग को सीखो। मशीन लर्निंग अगर अच्छी तरह आ जाएगी, डेटा साइंस खुद ब खुद आधी से ज़्यादा कवर हो जाएगी। सही है। तो अब किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछो। तो बाकी आई थिंक बस इतना ही था। ये दोनों फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी और मैंने आपको बता दिया सारी फाइल्स के सॉल्यूशंस और आंसर्स भी पड़े हुए गिटहब पे। तो वो आप जाके गिटहब से देख सकते हो और चेक कर लेना कि आपका कहाँ पे सही थे और कहाँ पे गलत थे। ठीक है। तो बाकी अगर आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए तो मैंने आपको बताया सारे सारे प्रोजेक्ट्स मेरे गिटहब पे ही हैं, तो अब यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये इसमें पाइथन के भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो अब किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछो। हाँ, सिंटेक्स जो है वो मैटलैब मैंने आपको पहले दिन अगर आपने फर्स्ट क्लास की थी मैंने आपको बताया था कि मैं बेसिकली जो मैटप्लॉटलिब है ये बेसिकली मैटलैब से ही इंस्पिरेशन लेके लिखा गया था। ये लाइब्रेरी बनी ही मैटलैब के हिसाब से थी और मैटलैब को देख के बनाई गई थी। मैश ग्रिड मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, या आप मुझे मेल कर दो तो मैं आपको वहाँ पे नंबर भेज दूंगा, आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि वैसे समझा नहीं सकता, ऐसे समझ नहीं आएगी आपको मैच पीरियड अगर मैं हवा में समझाऊंगा। क्विज नहीं होगा, क्विज आपकी जो असाइनमेंट्स थी वही आपके क्विज थे। मैंने आपको क्वेश्चन ही सारे क्विज टाइप के दिए थे कि एक एक लाइन का उनका आंसर था, सिर्फ इंडेक्सिंग आपसे पूछी हुई थी मैंने। सही है। तो वो एक एक लाइन में क्विज ही थे वो एक तरह से। सही है। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को इंपोर्ट नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता है पाइथन के अंदर बिल्ट इन अगर आप आर के साथ कुछ भी लिखो तो वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती है। चाहो तो आर ई के साथ भी कर सकते हो इंपोर्ट करके। सही है। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी और का कोई सवाल है। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लेना। मशीन लर्निंग के जितने भी सेक्शन हैं इसके बाद वो सारे आपको मैंने लिंक दे दिया हुआ है। मशीन लर्निंग कोर्स के अंदर आपको ये मिल जाएंगे मशीन लर्निंग के सेक्शन। सही है। असाइनमेंट्स आपकी हाँ वो आज रात अपलोड हो जाएगी, तो आप वो कर लेना। साथ में ऐप डॉट डिप की असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा। आपका जो दिल करता है वो चूज़ कर सकते हो। आपको बेसिक्स पता चल गई, अब आपने बस चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन सीखनी और मैथमेटिक्स सीखनी। मैथ सीखे बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, लोग मशीन लर्निंग में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मैथ नहीं सीखते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं सीखते, डायरेक्ट घुस जाते हैं डॉट फिट और डॉट प्रिडिक्ट के अंदर, जो बहुत गलत अप्रोच है। ये ऐसी अप्रोच होती है कि ये वो लोग होते हैं जो कि डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर होते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है या कोरिलेशन प्लॉट्स क्या होते हैं। तो आपने सबसे पहले समझनी है चीज़ें। सही है। कि एफ वाई स्कोर क्या होता है। सही है। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग कैसे काम करती है, यानी कि बेसिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अगर आपके जहन में थोड़ी देर बैठेगी तब आपको डीप लर्निंग जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि उसमें आप जब डेरिवेटिव लेने बैठोगे ना विद रिस्पेक्ट टू लेयर, और एक लेयर में अगर 150 एक न्यूरल नेटवर्क इस तरह का रेजोनेट है उसमें 150 प्लस लेयर्स हैं विद रेजिजुअल ब्लॉक्स के साथ।
तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी अकल बंद हो जाएगी, दिमाग आपका काम नहीं करेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। सही है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी मैथमेटिक्स में बेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हर अच्छा डेटा साइंटिस्ट और अच्छा मशीन लर्निंग इंजीनियर जो भी है उसकी मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी ग्रिप होती है। मैं मानता हूँ मेरा मैथ जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था डेटा साइंस में आने से पहले, लेकिन अब यकीन करो जब से मैंने डेटा साइंस में काम शुरू किया है, मैंने सबसे पहले स्टैट क्वेस्ट का चैनल है वहाँ से स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी सीखी थी, आज से 2 साल पहले की बात है। और मैंने एक एक चीज़ लिख के सीखी थी रजिस्टर के ऊपर। मैंने स्पेशल वाइट बोर्ड लिया था ताकि मुझे कॉन्सेप्ट भूले ना, और वो मेरे दीवार के साथ लगा रहता था पूरी देर, मतलब सुबह उठ के सबसे पहले मैं वही देखता था ताकि मुझे फार्मूले ना भूलें। सही है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, रिग्रेशन क्या होता है, सही है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स क्या होती हैं। तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे ना डेडिकेशन के साथ, ये फील्ड इस तरह की है, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, 3rd सेमेस्टर में, वही मैंने आपको शायद पहले दिन बताया था। 2nd ईयर मेरा अभी स्टार्ट हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया डीप लर्निंग कहाँ से पढ़नी है। डीप लर्निंग मैंने आपको बताया कि जो आप मेरे गिटहब पे जाओगे, अगर आपने मेरा गिटहब विजिट किया हो, उसमें हर चीज़ है वहाँ पे। लर्न डीप लर्निंग का भी है और लर्न मशीन लर्निंग का भी है, दोनों है। अगर आप जाओ तो अगर आपने मशीन लर्निंग का कुरिकुलम खोल के देखा है ना लिंक, तो उसमें आखिरी जो 2 महीने मैंने दिए हैं वो पूरे के पूरे सिर्फ डीप लर्निंग को ही दिए हैं। सही है ना। और डीप लर्निंग कभी भी आपने, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने मैथ करना है, मैथ करना है। मैथ किए बगैर अगर आप गए फील्ड में, सिर्फ और सिर्फ मायूसी होगी। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे दोस्त थे फाइनल सेमेस्टर के, 7th सेमेस्टर के, और वो बना रहे थे एक सीवी रिकमेंडेशन सिस्टम ऑनलाइन एआई के साथ, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से। वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे थे, एप्लीकेशन बना रहे थे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था कि जो सीवीज को रेकमेंड करे, ठीक है, बेस्ड ऑन किसी भी पैरामीटर के। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें बना दें, हम आपको पे करेंगे। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें पैसे लेके नहीं बना के देता ना, ऐसे आपने क्या सीखा अगर आपने खुद ना बनाया। तो उन्होंने बोला कि आप ना हमें सिखा दो। मैंने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात है, मैं आपको सिखा। वो 3 लड़के थे, तो मैंने कहा ठीक है। तो उनको मैंने जूम पे बेसिकली सब सिखाना शुरू किया। आप यकीन करो पहले दिन मैंने उनको सिर्फ बेसिक, जिस तरह आपको लाइब्रेरीज का बताया, इस तरह सिर्फ आइडिया दिया उनको लाइब्रेरीज। तो कहते हैं ये सब कुछ हमें पता है, आप हमें ना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डायरेक्ट स्टार्ट करवाएं। मैंने उनको स्टार्ट करवाई। मैंने उनको दूसरे दिन एलएसटीएम का बताया कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं। फिर उनको मैंने बताया नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन का कि एनईआर कैसे होता है, इसका डेटा सेट कलेक्ट कैसे किया जाता है। कि डेटा सेट जब आप बनाओगे तो आपने स्ट्रिंग्स की एंटिटीज़ खुद लिखनी होती हैं बैठ के, तो काफ़ी टाइम लगता है और बड़ा मेहनत वाला काम है डेटा सेट को तैयार करना। सही है। तो वो यकीन करो चौथे दिन, मतलब 3 दिन उन्होंने पढ़ा, 4 डे उन्होंने प्रोजेक्ट ही चेंज कर लिया। वो वेबसाइट पे चले गए कि हम पीएचपी के अंदर एक एलएमएस बना लेंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हमसे काम नहीं होता। और वो थे जिनका 3.8 और 3.7 जीपीए था, यानी टॉपर जो होते हैं बैच के। तो ये इस तरह की फील्ड है कि अगर आपका इंटरेस्ट ना हुआ और आपकी बेसिक्स क्लियर ना हुई और आप डायरेक्ट घुस गए ना काम करने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे गिरोगे, आपको समझ नहीं आएगी आपके साथ हो क्या रहा है। आरएनएन कुछ भी नहीं है। अगर आरएनएन आपको मुश्किल लग रहा है तो समझो कि आप अभी बहुत पीछे हो डीप लर्निंग तक पहुँच। डीप लर्निंग में आरएनएन जो है ना, वो उसको कहा जाता है जिस तरह आप इंग्लिश के अंदर एबीसी सीखते हो, सही है, और फिर इंग्लिश में जब कंजक्शन डिसजंक्शन सीखते हो, तो उससे आप कह लो कि वो डीप लर्निंग में इस तरह समझा, जिस तरह आप एलएसटीएम सीख रहे हो, ट्रांसफार्मर सीख रहे हो। सही है। अभी तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक अलग से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि पढ़ाया है। पाकिस्तान में कहीं भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं पढ़ाई जाती। बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रीइंफोर्समेंट पढ़ाती हैं। नस्ट आई थिंक पढ़ाती है, और वो भी सिर्फ रोबोटिक्स लेवल के ऊपर पढ़ाती है। वो गेम एआई नहीं पढ़ाती। गेम थ्योरी सिर्फ पाकिस्तान में मास्टर्स में ऑफर होता है, बैचलर्स में गेम थ्योरी ऑफर नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा कर ही नहीं सकता, इतनी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स ही नहीं है कि आप गेम थ्योरी बैचलर्स के बच्चे को पढ़ा सको। मैं करंटली डेटा साइंटिस्ट वर्क नहीं कर रहा। करंटली मैं काम कर रहा हूँ फ्रीलांस, बिलान से कंपनियाँ इटली की, लेकिन रजिस्टर्ड कोलंबिया में। उनके लिए फुल स्टैक डेवलपर, मतलब जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों का, जेंगो में बैक एंड और फ्रंट एंड उनका वो पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप और बल्मा में। तो उनके लिए फुल स्टैक डेवलपर अभी फ़िलहाल। डेटा साइंटिस्ट के तौर पर मैंने पिछले साल काम किया था डिटेक्टोविड में भी, और बेसिकली जहाँ मेरी पहली काम था वीरूफाई में, वहाँ भी मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर भी था, डेटा साइंटिस्ट भी था, और टीम भी सारे मेरे अंडर ही काम कर रही थी। मैं अगर आपको दिखा सकूँ, मुझे एक बार फोल्डर सर्च करने, तो मैंने सोचा था आपको मैं दिखाऊंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। लास्ट 5 मिनट्स में अगर मैं आपको वो, मुझे अगर फोल्डर मिल जाए ना, जब मैंने उनके लिए काम किया था, मैंने वो सारा डेटा स्टोर किया था। मुझे वैसे अलाउ नहीं था कि मैं किसी को दिखाऊं जब तक मैं उनके लिए काम कर रहा था, लेकिन आई थिंक अब मैं आपको सिर्फ कोड दिखा सकता हूँ, डेटा सेट नहीं दिखा सकता। वो मुझे अभी भी शायद अलाउ नहीं है कि मैं आपको
क्योंकि वो डेटा सेट जो है ना वो लोगों का था, तो ऐसे वो अलाउ नहीं करते कि आप किसी को भी डेटा सेट दिखाओ। तो लेट मी सी, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने काम किया था। आप यकीन करो, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि मैं उनकी टीम का पार्ट था, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, और उन्होंने मेरा कोड इस्तेमाल करके मेरी एक्यूरेसी रिसर्च पेपर में डाल के जब मैंने छोड़ा उसके बाद पेपर पब्लिश कर दिया, और उसमें मेरा कहीं नाम नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि सारे कोड मेरे, सारा रिज़ल्ट मेरा, और बेसिकली टेस्टिंग भी मेरी, और मतलब यकीन करो हर एक एक चीज़ जो है ना वो उनको मैंने करके दी थी, और उसके बाद जो मुझे मिला वो बस ऐसे ऐसे होता है। मेरे पास, मुझे देखने दो, साथ शेयर्ड में अगर मुझे मिले, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे है कुछ, मुझे देखने दो। ये वैसे 1.5 साल पहले की बात है, तो आई डोंट थिंक सो अब कुछ बचा होगा। एक मिनट, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, अच्छा मेरे पास ना